हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। सो बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टॉपर्स बायोलॉजी में हमने स्टैंडर्ड 12th का जो 5th चैप्टर है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हमने स्टार्ट किया है। इसका एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारा हो गया है। सो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, मतलब कि इस टर्मिनोलॉजी जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मीन्स के जो हमारा यूनिट है जेनेटिक्स, उसमें यूज़ होते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ एलील्स, एलील्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ जीन, फैक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी की थी। आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारा आज का सेकेंड वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आज बात करने वाले मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल कैरेक्टर या तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। नाउ तो ये जो हमारा चैप्टर है स्टैंडर्ड 12th का, जो हमारा यूनिट है 7 यूनिट, अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 7 यूनिट है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और अगर सिर्फ स्टैंडर्ड 12th की बात करते हैं तो सेकेंड यूनिट होगा हमारा जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। तो इसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर मीन्स के चैप्टर 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम जनरली इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन्स भी बोलते हैं, मीन्स के इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन या तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। सो बच्चों, यू शुड रिमेंबर दैट कि मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ऑल्सो नोन एज अ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन या तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। मतलब यहाँ पे मेंडल ने एक कैरेक्टर के बारे में बात की थी, मतलब मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था हेरिडिटी के ऊपर, मतलब कि कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, या तो जो कैरेक्टर होते हैं मीन्स के हाउ कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू इट्स प्रोजेनी, या हाउ कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसके ऊपर मेंडल ने जो स्टडी की थी उसकी हम बात करते हैं। तो मेंडल कौन थे वो आपको मालूम है, हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था। नाउ मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की थी एंड मेंडल ने अपनी जो स्टडी की थी वो गार्डन पी प्लांट पे स्टडी की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि मेंडल हैड सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को अपने स्टडी के लिए सिलेक्ट किया था। ये क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। गार्डन पी प्लांट जो एडिबल होता है, मतलब जिसको हम खा भी सकते हैं। गार्डन पी प्लांट का जो साइंटिफिक नाम है वो है पाइसम सेटिवम। बच्चों प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जाम में या तो आपकी जो पर्टिकुलर सेट की जो एग्जाम है या बोर्ड की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो मेंडल हैड सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट विच इज कॉमनली नोन एज अ, मतलब कि इट्स अ साइंटिफिक नेम इज अ पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम। सो मेंडल had selected garden pea plant for his experiment on heredity। उन्होंने जो हेरिडिटी की जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गार्डन पी प्लांट पे किया था। नाउ तो ये क्वेश्चन भी आपका नीट वाला क्वेश्चन है, मीन्स कि नीट में पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है कि मेंडल ने अपनी स्टडी कब शुरू की थी और कब ये स्टडी खत्म हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है। नाउ तो मेंडल स्टार्टेड ही स्टडी इन 1856
मेंडल ने अपनी जो स्टडी थी इनहेरिटेंस के बारे में वो 1856 में उन्होंने स्टार्ट की थी एंड ये स्टडी 1865 में कंप्लीट हो गई थी। मीन्स कि यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेंडल स्टार्टेड हिज स्टडी in 1856 and completed his study in 1865। तो मेंडल ने 1856 में 1856 में अपनी स्टडी स्टार्ट की थी और 1865 में अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। बराबर, कौन से प्लांट पे की थी उन्होंने? गार्डन पी प्लांट पे की थी। अब मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को अपनी स्टडी के लिए क्यों सिलेक्ट किया था, तो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है, मतलब कि व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी, तो कुछ कैरेक्टर थे जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बात कर ली थी कि मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को अपने स्टडी के लिए क्यों सिलेक्ट किया था। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इसकी ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा हम स्पीड से देख लेते हैं कि मेंडल व्हाई डिड मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। तो एक तक के जो गार्डन पी प्लांट में जो कैरेक्टर थे, तो एक तो डेफिनेट कैरेक्टर थे एंड डिटेक्टेबल कैरेक्टर थे। गार्डन पी प्लांट में डेफिनेट कैरेक्टर थे और डिटेक्टेबल कैरेक्टर थे, मतलब आप इजीली उसको डिटेक्ट कर सकते थे। और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जैसे कि सम गार्डन पी प्लांट्स वर टॉल एंड सम डॉर्फ। कुछ ऐसे गार्डन पी प्लांट थे जो टॉल थे, मतलब जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर थी। तो सम गार्डन पी प्लांट वर टॉल एंड सम वर डॉर्फ। कुछ टॉल थे, कुछ डॉर्फ थे। जैसे जो डॉर्फ थे उनकी जो हाइट थी वो थी 45 सेंटीमीटर से लेके 65 सेंटीमीटर। तो इजीली, मतलब कि हाइट ऑफ द प्लांट, मतलब कि हाइट ऑफ द स्टेम ऑफ अ गार्डन पी प्लांट, इजीली आप उसको डिटेक्ट कर सकते थे कि भाई ये प्लांट टॉल है और ये प्लांट डॉर्फ है, इजीली। दूसरा क्या होता था कि जो गार्डन पी प्लांट थे तो उनके जो फ्लावर थे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर थे। मीन्स कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही प्लांट में पाए जाते थे और जिससे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते थे। कि एज वी नो दैट कि सेल्फ पोलिनेशन अकर इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिस फ्लावर के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल एक ही फ्लावर के अंदर होगा तो वहां पे सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस बढ़ सकते हैं, जिससे सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से गार्डन पी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन होने की वजह से जो प्योर ट्रेट्स आप इजीली डिटेक्ट कर सकते थे। मतलब कि हाइब्रिड के चांसेस यहाँ पे कम थे, दैट्स व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी। बराबर। दूसरा कि जो गार्डन पी प्लांट थे दे आर एनुअल प्लांट, मीन्स कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ए सिंगल ईयर। तो आप बहुत सारे जनरेशन में कुछ साल में आप स्टडी कर सकते हो। जैसे गार्डन पी प्लांट में क्या होता था कि वो एनुअल प्लांट थे, तो उनकी जो लाइफ साइकिल थी वो एक ही साल में कंप्लीट हो जाती थी, तो आप इजीली उसको स्टडी कर सकते थे अलग अलग जनरेशन। बराबर। लाइक अगर आप दूसरा कोई ऐसा प्लांट लेते कि जिसकी लाइफ साइकिल 10 साल में कंप्लीट, जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की लाइफ साइकिल में आप देखोगे तो बच्चे ने अभी जन्म लिया, तो ये जो बच्चा जन्मेगा वो अब दूसरे बच्चे को जन्म कब देगा, उसका प्रोजेनी कब होगा, आफ्टर 25 ईयर्स। मतलब आपको इस जनरेशन से इस जनरेशन के में कैरेक्टर किस तरह से ट्रांसफर होते हैं। बराबर। कि समझो कि ये एक इंडिविजुअल है, ह्यूमन इंडिविजुअल है सपोज, अब इसका ये प्रोजेनी है
तो ये कब अपने प्रोजेनी को मतलब अपने प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा? 20 कम से कम 25 ईयर्स तो हो जाएंगे। अब इसका जो प्रोजेनी होगा वो 25 ईयर्स, मतलब आपको 2 जनरेशन के बारे में अगर स्टडी करनी है तो कम से कम आपको 50 ईयर्स का वेट करना पड़ता है। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्पॉसिबल है। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या होता था कि गार्डन पी प्लांट बीइंग एनुअल प्लांट, सो इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन अ सिंगल ईयर। सो बहुत सारे जनरेशन के बारे में आप स्टडी इजी हो जाती थी। तो ये कुछ कैरेक्टर थे, दीज आर सम कैरेक्टर्स के गार्डन पी प्लांट मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी प्लांट चूज किया था। नाउ अब मेंडल ने क्या किया था कि कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, बराबर। गार्डन पी प्लांट में मेंडल नोटिस 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट थे एंड कुछ कैरेक्टर रिसेसिव थे। अब यहां से भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पी प्लांट में एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किए थे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसे फर्स्ट होता था कि शेप ऑफ सीड, सीड का शेप कैसा था, फर्स्ट कैरेक्टर शेप ऑफ सीड। बच्चों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट लिए थे उसमें 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने डिटेक्ट किए थे और उनके बारे में उन्होंने स्टडी की थी कि ये जो 7 कैरेक्टर्स होते हैं, सो हाउ दीज कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ गार्डन पी प्लांट थे वो टॉल थे। अब कैरेक्टर तो एक ही हो गया आपका, हाइट ऑफ द स्टेम, स्टेम की हाइट। तो स्टेम की हाइट कुछ गार्डन पी प्लांट टॉल थे तो टॉल, और कुछ गार्डन पी प्लांट डॉर्फ थे, डॉर्फ। तो आप देखो टॉल एंड डॉर्फ ये कॉन्ट्रास्ट है, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है, बराबर। तो ये कैरेक्टर उन्होंने लिया था। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर था वो था शेप ऑफ सीड। सीड का शेप कैसा था? तो सम सीड वर राउंडेड, कुछ सीड थे जो राउंडेड थे और कुछ सीड थे जो राउंडेड, और दूसरा अगर आप देखा जाए तो रिंकल। तो कुछ सीड थे जो रिंकल्ड थे, रिंकल। तो शेप ऑफ सीड एक उन्होंने कैरेक्टर लिया था। दूसरा फर्स्ट कैरेक्टर ये हो गया आपका। सेकेंड कैरेक्टर क्या था? तो फॉर्म ऑफ पोड, फॉर्म ऑफ पोड। पोड का मतलब जो शेप था वो कैसा था? तो पोड का जो शेप था वो था इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मीन्स के इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, बराबर, कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो सेकेंड था फॉर्म ऑफ सीड, सीड के सॉरी फॉर्म ऑफ पोड, पोड कैसे थे? तो कुछ पोड थे गार्डन पी प्लांट के, कुछ पोड थे, सो दे वर इन्फ्लेटेड मतलब फूले हुए थे, और कुछ जो पोड थे दे वर कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब कि थोड़े दबे हुए थे, दबे हुए थे, बराबर। ये एक हो जाता है आपका। दूसरा कि कलर ऑफ कोटिलेडोन, कलर ऑफ कोटिलेडोन जो थर्ड कैरेक्टर था वो था कलर ऑफ कोटिलेडोन, कलर ऑफ कोटिलेडोन, कोटिलेडोन के कलर। तो दो तरह के कलर थे कॉन्ट्रास्टिंग, कि कुछ कोटिलेडोन का कलर येलो था, येलो, और कुछ कोटिलेडोन का कलर ग्रीन था, ग्रीन, येलो। तो ये जो थे ना ये आपके डोमिनेंट थे, डोमिनेंट, और ये हमारे रिसेसिव थे, रिसेसिव। तो जैसे राउंड का कैपिटल आर एंड रिंकल का स्मॉल आर। रिंकल का आपको डब्ल्यू नहीं लेना है, सेम लेना है, बराबर, सेम लेना है। हम देखेंगे कि दो क्यों लेते हैं, बराबर। जो इन्फ्लेटेड थे उसके लिए आप आई ले सकते हो और स्मॉल आई ले सकते हो।
देन येलो था उसके लिए कैपिटल वाई ले सकते हो और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई ले सकते हो, बराबर। तो कलर ऑफ कोटिलेडोन। देन दूसरा था आपका कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। सो कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर कैसा था? तो सम फ्लावर्स वर कलरफुल, कुछ फ्लावर कलर वाले थे और कुछ फ्लावर येलो थे। तो जो कलरफुल थे मतलब कि कलरफुल एंड वाइट और वाइट थे। तो जो कलरफुल थे उनके लिए आप कैपिटल सी ले सकते हो, वाइट के लिए स्मॉल सी ले सकते हो। तो कलर ऑफ फ्लावर भी एक कैरेक्टर उन्होंने डिसाइड किया था। देन था आपका 5th नंबर का जो था वो था कलर ऑफ फ्लावर के बाद कलर ऑफ कोटिलेडोन, सॉरी कलर ऑफ कोटिलेडोन हो गया, कलर ऑफ पोड, कलर ऑफ पोड। तो कलर ऑफ पोड में मतलब कि कुछ जो पोड थे उनका कलर ग्रीन था और कुछ जो पोड थे उनका कलर येलो था। तो ग्रीन जो डोमिनेंट था तो हम कैपिटल जी लेते हैं, और येलो कुछ जो पोड थे उनका कलर येलो था जिसके लिए हम स्मॉल जी लेते हैं, स्मॉल जी। देन जो 6 नंबर का जो कैरेक्टर था, 6 नंबर का जो कैरेक्टर था वो था पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर की पोजीशन कैसी थी? सो पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की पोजीशन कैसी थी? तो जो फ्लावर की जो पोजीशन थी तो कुछ फ्लावर की पोजीशन एक्सिलरी पोजीशन थी, एक्सिलरी पोजीशन जिसको हम कैपिटल ए लेते हैं, और कुछ फ्लावर की पोजीशन टर्मिनल पोजीशन थी, टर्मिनल जिसको हम लेते हैं स्मॉल ए। और जो लास्ट जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था 7 नंबर का, तो वो था हाइट ऑफ स्टेम, हाइट ऑफ स्टेम, स्टेम की हाइट। तो सम पी प्लांट वर टॉल एंड सम पी प्लांट वर डॉर्फ। तो कुछ जो पी प्लांट थे दे वर टॉल, तो कैपिटल टी, एंड कुछ पी प्लांट थे दे वर डॉर्फ, उसको हम बोलते हैं स्मॉल टी। तो बच्चों यहां पे हम जो देखते हैं तो ये होता है आपका कि जो मेंडल ने जो गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया था पाइसम सेटिवम, तो he had selected 7 contrasting characters and these characters are very important for your NEET exam. These are also given in your NCERT textbooks पेज नंबर 70 पे आपको दिया हुआ है, बराबर। So please go through it. It is very important. Even you can take a screenshot. So these are very important now. अब जैसे हम देखते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो टुडे टॉपिक इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस which is also known as a inheritance of single genes और inheritance of one genes। मतलब कि एक जो कैरेक्टर होते हैं वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं एंड देन दूसरे जनरेशन से उसके आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे नाउ। अब मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया था अपनी स्टडी के लिए, वो तो आपको मालूम है कि गार्डन पी प्लांट था जिसको हम बोलते हैं पाइसम सेटिवम। नाउ अब मेंडल ने स्टडी कैसे की थी वो हम देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गार्डन पी प्लांट था वो कैसा प्लांट था आपका, बाइसेक्सुअल प्लांट था। बाइसेक्सुअल मतलब कि उसके जो फ्लावर थे उनके अंदर, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर होता है, सॉरी एक ही फ्लावर के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे सपोज हम समझते हैं कि ये एक आपका फ्लावर है, दिस इज द फ्लावर, ये आपका
ये आपका फ्लावर हो गया, मतलब कि ये आपका कार्पेल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल, दिस इज कार्पेल एंड दिस इज स्टिग्मा, स्टिग्मा। और ये अगर आप देखते हो तो ये होता है हमारा स्टेमेन, सो दिस इज स्टेमेन, और ये होता है हमारा एंथर, एंथर। तो अब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, बराबर, वो हम देखते हैं। तो जिसे हम देखते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन कुड बी पॉसिबल इन अ गार्डन पी प्लांट बाय रिमूविंग द एंथर, एंथर को रिमूव करके आप आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हो, मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, बराबर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन, इमेस्क्यूलेशन मीन्स व्हाट, इमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर होता है। हम क्या करते हैं अब कि जो ये स्टेमेन है और जो एंथर है, या तो एंथर को, ये जो स्टेमेन है या एंथर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। बट कब रिमूव करते हैं, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ पोलिनेशन, सॉरी पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मैच्योर हो, इससे पहले हम ये एंथर को रिमूव कर देते हैं, रिमूव द एंथर, एंथर को हम काट देते हैं, बराबर। कब काटते, बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मैच्योर हो इससे पहले हम एंथर को कट कर देते हैं। अब क्या हो गया, इसके अंदर एंथर नहीं है, मतलब कि मेल गेमेट्स अब ये प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ना, पोलन ग्रेन कहां पे होते हैं, एंथर में होते हैं। तो अब ये प्योर फीमेल फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर जिसके अंदर स्टिग्मा है। अब आप क्या करते हो, दूसरा जो गार्डन पी प्लांट है, दूसरा जो गार्डन पी प्लांट है, समझो कि ये हमारा एक गार्डन पी प्लांट है, बराबर, ये उसका स्टिग्मा है और ये उसका एंथर है, बराबर। अब हम क्या करते हैं कि इसके पोलन ग्रेन को, मतलब ये आपका मेल हो गया, ये आपका मेल हो गया और ये हमारा फीमेल हो गया। अब इसके पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा के ऊपर हम डाल देते हैं, बराबर, डालते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद ये पोलन ग्रेन जो ओवरी के अंदर जो एग है उसको फ्यूज करेंगे एंड देन सीड बनेगा। अब वो जो सीड बनेगा, बराबर, वो जो सीड बनेगा, उस सीड को आप जमीन के अंदर डालते हो और उसमें से एक प्लांट ग्रो करते हो। तो आपका एक प्लांट ग्रो हो गया। अब ये जो प्लांट ग्रो हो गया ना, इसके अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स के, सेम स्पीसीज के दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर्स है, मतलब ये एक्चुअली हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, कैसे हाइब्रिड है कि इसके अंदर जो मेल कैरेक्टर है ना, वो इस फ्लावर के, मतलब कि ये अलग जो एक प्लांट है उसके फ्लावर के कैरेक्टर से, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जैसे कि समझो ये डॉर्फ है, ये प्लांट आपका डॉर्फ है, तो जो मेल गेमेट्स होगा ना, उसके पास जो फैक्टर्स होंगे वो डॉर्फ के जाएंगे, बराबर। नाउ और तो अब देखोगे इसके अंदर दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, दो अलग अलग, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स व्हाट, हाइब्रिड मीन्स आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। हम खुद क्रॉस पोलिनेशन करते हैं, हमने ही किया ना, नेचर ने नहीं किया, हमने किया। हमने क्या किया, इसके एंथर को रिमूव कर दिया, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमेस्क्यूलेशन। ये मेंडल ने किया था, बराबर, ये मेंडल ने किया था। सो मेंडल डिड, बराबर, दिस प्रोसेस ऑन गार्डन पी प्लांट, और इस तरह से किया था। नाउ अब हम बात करते हैं, मतलब इमेस्क्यूलेशन क्या होता है। तो इमेस्क्यूलेशन का मतलब होता है आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन। तो गार्डन पी प्लांट पे आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन मीन्स के हाइब्रिडाइजेशन कैन बी इजीली अचीव। सो देयरफॉर मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट फॉर हिज स्टडी ऑन हेरिडिटी, या तो इनहेरिटेंस।
इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे जो मतलब उन्होंने स्टडी की थी, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इजीली हो सकता था, इसके लिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट सिलेक्ट किया था। नाउ अब हम देखते हैं मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, थोड़ा डिटेल में हम जाते हैं। सो बच्चों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, क्योंकि नीट एग्जाम में से कम एक क्वेश्चन आपको मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से पूछा जाएगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो नोन एज द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन्स और इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स। नाउ तो मेंडल हैड सिलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। 7 उन्होंने कैरेक्टर लिए थे ना, जैसे कि 7 कैरेक्टर में उन्होंने लिया था कि शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ पोड, बराबर, कलर ऑफ कोटिलेडोन, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पोड, बराबर, पोजीशन ऑफ फ्लावर एंड हाइट ऑफ द स्टेम। तो ये जो 7 कैरेक्टर लिए थे, बट मेंडल ने एक टाइम पे एक ही, मतलब कि फर्स्ट जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था इनहेरिटेंस का, पहली बार फर्स्ट टाइम मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें मेंडल ने सिर्फ एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था। ऐसा नहीं है कि सातों सात कैरेक्टर को उन्होंने सिलेक्ट किया था, नहीं, उन्होंने एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पे सिलेक्ट किया था। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका परफेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स क्या होता है, तो मेंडल first studied the inheritance of a single character at a time। मेंडल ने पहली बार फर्स्ट टाइम जो स्टडी की थी, जैसे अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मैंने ये देखा कि भाई मैंने 7 तरह के कैरेक्टर लिए, कि भाई मैं देखता हूं कि ये 7 कैरेक्टर किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट 7 कैरेक्टर मैंने लिए, बट अभी मैंने जैसे स्टडी में शुरू कर रहा हूं तो मैं एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी करता हूं। मैं पहले ये देखता हूं कि मैं 2 टॉल प्लांट, मैं 2 प्लांट लेता हूं, गार्डन पी प्लांट जो प्योर हो और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो। कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसा नहीं कि दोनों टॉल लेता हूं, दोनों टॉल को मैं क्रॉस करता हूं एंड देन जो प्रोजेनी बनेंगे वो तो टॉल ही होंगे। बट मैं ये देख रहा हूं कि एक प्लांट मैंने टॉल लिया और एक प्लांट मैंने डॉर्फ लिया। अब मैं देखता हूं कि ये दोनों को अगर मैं क्रॉस करता हूं और जो प्रोजेनी जन्मते हैं, मतलब जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, टॉल होते हैं या डॉर्फ होते हैं। तो मैं एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी करता हूं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेंडल फर्स्ट स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। सो नाउ व्हाट इज मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल्स व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मीन्स व्हाट, so an experiment which dealing with the single character of an individual, an experiment dealing with a single character of an individual at a time is called a मोनोहाइब्रिड क्रॉस या तो मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था कि इंडिविजुअल के सिंगल कैरेक्टर को लिया था, उन्होंने सिंगल कैरेक्टर को लिया था। और मेंडल ने कौन से प्लांट को क्रॉस किया था, तो मेंडल ने जो फर्स्ट स्टडी की थी तो कौन से कैरेक्टर लिए थे, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस, मीन्स के हाइट ऑफ द स्टेम, टॉल एंड डॉर्फ, टॉल एंड डॉर्फ। अब आपको याद रखना है कि मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे, पेरेंट्स मतलब कि फर्स्ट आप पेरेंट्स लेते हो ना, तो मेंडल ने जो पेरेंट्स लिए थे तो वो कैसे लिए थे, प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स, बराबर, याद रखना है प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स लिए थे। मेंडल सिलेक्टेड पेरेंट्स एज अ प्योर ब्रीडिंग ट्रेट, प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स, प्योर ब्रीडिंग ट्रेट्स, या तो जिसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स, ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स।
मतलब अगर इनका सेल्फ पोलिनेशन होता है तो दे प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ प्रोजेनी, दे प्रोड्यूस सेम टाइप्स ऑफ प्रोजेनी, जिसको हम बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स। जैसे कि एग्जांपल अगर हम टॉलनेस लेते हैं तो कैपिटल टी लेते हैं, तो ये ट्रू है, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, जिसको हम बोलते हैं होमोजाइगस, होमोजाइगस, बराबर। तो मेंडल ने दो प्लांट लिए थे ना, टॉल एंड डॉर्फ, इनको क्रॉस किया था। तो जो टॉल थे वो कैसे थे? प्योर टॉल थे, प्योर। तो ये ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स हो गए, बराबर। जैसे अगर डॉर्फ लेते हो तो स्मॉल टी, तो ये भी आपका होमोजाइगस हो गया। तो मेंडल ने प्योर, इसको हम बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग ट्रेड्स या तो ट्रू ब्रीडिंग ट्रेड्स। बट अगर आप ये लिखते हो कि लाइक जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये आपका इम्प्योर ब्रीडिंग ट्रेड्स है, इम्प्योर, हीटेरोजाइगस है, हीटेरोजाइगस, प्योर नहीं है, ये हीटेरोजाइगस है, मतलब एक्चुअली हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। इसके अंदर दो पेरेंट्स के कैरेक्टर है, इसके अंदर दो पेरेंट्स के, सो इट इज हाइब्रिड। तो मेंडल ने हाइब्रिड नहीं लिया था, प्योर लिया था, हाइब्रिड। तो ये एक क्वेश्चन भी आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है। सो अब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड टेस्ट देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए, नीट की एग्जाम के लिए, और जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम होती है, जैसे कि गुजरात सेट की एग्जाम है गुज सेट, महाराष्ट्र सेट के एग्जाम में मा सेट, बराबर। तो ऐसी अलग अलग सेट की एग्जाम के लिए भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, अपकमिंग नीट एग्जाम के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, शांति से हम देखते हैं, आप वन बाय देखते जाओ कि फर्स्ट पेरेंट्स लेते। तो मेंडल ने पेरेंट्स लिए थे, कैसे पेरेंट्स लिए थे? पेरेंट्स, तो मेंडल ने दो अलग अलग पेरेंट्स लिए थे, मतलब दो प्लांट लिए थे मेंडल ने, पी प्लांट, पाइसम सेटिवम, अलग अलग तरह के, मतलब कि जो एक प्लांट टॉल था और एक प्लांट डॉर्फ था, टॉल एंड डॉर्फ, बट प्योर। तो फेनोटाइपिक क्या हो जाएगा? फेनोटाइप क्या होगा? तो फेनोटाइप, तो आप देखते हो ना, फेनोटाइप क्या हो गया? टॉल। इसको क्रॉस किया डॉर्फ के साथ, डॉर्फ फेनोटाइप, जो कैसे आपके होमोजाइगस, जो आपके होमोजाइगस है, मतलब कि होमोजाइगस। तो फेनोटाइप कैसा हो गया आपका? टॉल एंड डॉर्फ। फेनोटाइप मतलब क्या है? जो आपको दिखते हैं, जैसे कि बहुत सारे गार्डन पी प्लांट है, तो कुछ प्लांट आपको टॉल दिखते हैं और कुछ प्लांट आपको डॉर्फ दिखते हैं, जो आपको दिखता है वो फेनोटाइप है, बराबर, वो आपका फेनोटाइप है। नाउ जीनोटाइप इनका क्या होगा? जीनोटाइप, तो जीनो मतलब इनके जीन्स कैसे थे? तो जैसे मैंने बताया प्योर थे, तो ये कैपिटल टी होगा और ये स्मॉल टी होगा, जिसको उन्होंने क्रॉस किया। तो ये आपके पेरेंट्स हो गए, ये हमारे पेरेंट्स हो गए। अब इनके गेमेट्स कैसे होंगे? गेमेट्स, सो गेमेट्स, तो ये दो तरह के गेमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी बनाएगा, बराबर, गेमेट्स। नाउ अब इनके F1 जनरेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। तो F1 जनरेशन मतलब क्या होता है कि ये जो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें जो सेकेंड स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि विच स्टेज ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट इज नोन एज F1 जनरेशन। तो सेकेंड स्टेज, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में तो पेरेंट्स होते हैं, सेकेंड स्टेज आप देखते हो F1 जनरेशन। तो अब आप देखो, तो ये कैसे होंगे? तो समझो कि ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी को फ्यूज करता है, तो आपका क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब ये
समझो इसको फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जो कैसा होगा प्लांट, टॉल होगा, टॉल। अब देखो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी आपका रिसेसिव है, तो प्लांट टॉल होगा। बट ये प्योर नहीं है, मिक्स है ना, दोनों के कैरेक्टर है, इसके और इसके दोनों के कैरेक्टर है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड बराबर। ये कैपिटल टी अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका प्लांट टॉल होगा, टॉल। ये जीनोटाइप है, जीनोटाइप। ये कैपिटल टी अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, मतलब कि प्लांट टॉल होगा, हाइब्रिड होगा, मिक्स होगा। ये कैपिटल टी अगर इसको फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आप देखो जो F1 जनरेशन में है ना, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने देखा था कि इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स वर टॉल, सारे के सारे प्लांट टॉल थे। गार्डन में उन्होंने कैसे किया कि इसको मेल लिया और इसको फीमेल लिया, इसको मेल लिया, या तो आप इसको मेल लेते हो, इसको फीमेल लेते हो, रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। इसके मेल गेमेट्स लेते हो, इसके फीमेल गेमेट्स लेते हो, या तो इसके फीमेल गेमेट्स लेते हो, इसके मेल गेमेट्स लेते हो, रिजल्ट सेम आएगा, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल, यहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस प्रोड्यूस सिमिलर F1 प्लांट्स। रेसिप्रोकल जो होगा तो रेसिप्रोकल प्रोड्यूस सिमिलर F1 प्लांट। अगर आप उल्टा करते हो ना तो भी सारे प्लांट टॉल ही होंगे। ये कैसे है, सारे होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? तो हेटेरोजाइगस है, सेम नहीं है, प्योर नहीं है, मिक्सिंग है, हेटेरोजाइगस मतलब हाइब्रिड। तो ये सारे आपके हाइब्रिड है, हाइब्रिड बराबर। इनका फेनोटाइप क्या होगा, दिखेंगे कैसे आपको, फेनोटाइप क्या है, आपको सारे प्लांट दिखते कैसे, आपने उगाए सारे प्लांट आपके गार्डन में, तो आपने देखा ये तो भाई सारे प्लांट टॉल ही है, सारे प्लांट टॉल है आपके, सारे आपको सारे प्लांट बड़े बड़े दिखते हैं जिनकी हाइट 100 से 120 सेंटीमीटर है। कोई भी छोटा प्लांट है ही नहीं जिसकी हाइट 45 से 65 सेंटीमीटर है, ऐसा कोई भी छोटा प्लांट नहीं है। तो ऑल प्लांट्स वर टॉल, तो सारे प्लांट आपके टॉल थे, टॉल 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 एंड टॉल बराबर, टॉल। नाउ अब इसका मतलब मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल ने ये देखा कि इन F1 जनरेशन ओनली सिंगल कैरेक्टर्स, मींस के सिर्फ एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर आगे जा रहे हैं बराबर। मतलब कि जो F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी होंगे दे आर रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट्स, वो किसी एक पेरेंट से बिलोंग्स करते हैं। मतलब आप देखो ये सारे प्लांट टॉल है, सारे प्लांट, मतलब ये लोग इसके कैरेक्टर से बिलोंग्स करते हैं, इसके कैरेक्टर यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं। मतलब मेंडल ने ये देखा कि इन F1 जनरेशन ओनली सिंगल कैरेक्टर्स इनहेरिटेंस, एक ही कैरेक्टर आपका आगे जा रहा है। मतलब कि ऑल प्लांट्स वर रिजेंबल टू ओनली वन पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स पे नहीं है। इवन मिक्सिंग भी नहीं होता है, यहाँ पे मिक्सिंग भी नहीं होता है। ये सारे प्लांट टॉल है जिनकी हाइट 100 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर है। किसी की भी हाइट बीच वाली भी नहीं है कि भाई किसी की हाइट 80 सेंटीमीटर है, किसी की 90 सेंटीमीटर है, नहीं बराबर, नहीं। तो मतलब ये हो सकता है कि जो उन्होंने F1 जनरेशन में जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ये वो निकाला कि F1 प्लांट प्रोड्यूस बाय क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स प्योर फॉर द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर्स आर सिमिलर, मतलब कि रिजेंबल ओनली वन पेरेंट्स। मतलब कि जो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए दे वर रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट्स, सिर्फ एक ही, मतलब रिजेंबल टू ओनली वन पेरेंट। नन इज इंटरमीडिएट बिटवीन टू पेरेंट्स, कोई बीच वाले भी नहीं थे, कोई बीच वाले भी नहीं थे
बराबर। नाउ अब इनके हम गेमेट्स बनाते हैं, गेमेट्स हाइब्रिड। तो अब देखोगे ना, ये जो कैपिटल टी और एंड स्मॉल टी है ना, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमेट्स। ये दो अलग अलग तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन से गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, बराबर। ये भी आपके दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी आपके दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम थोड़ा अलग अलग लेते हैं। और ये भी आपके दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ किसी दो को ही मिक्स करते हैं, बराबर। समझो कि इसको और इसको हम करते हैं, क्योंकि सारे सेम ही है। ये कैपिटल टी इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी कर सकते हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं, सारे सेम ही है, बराबर। सो नाउ F1 F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन मतलब क्या होता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें जो थर्ड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पेरेंट्स, सेकेंड स्टेज F1 जनरेशन, थर्ड स्टेज आपका F2 जनरेशन होता है, मतलब कि सेकेंड फिलाइल जनरेशन। तो मेंडल्स थर्ड स्टेज ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट इज नोन एज F2 जनरेशन, या तो सेकेंड फिलाइल जनरेशन, सेकेंड फिलाइल जनरेशन। अब आप देखो, समझो कि ये कैपिटल टी इस कैपिटल के साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा? कैपिटल टी कैपिटल टी। हम किसी के भी साथ कर सकते हैं, सब लोग एक ही है, सारे एक ही है, तो हम ज्यादा नहीं लेते, सिर्फ ये दो को करते हैं, बराबर। दोनों मोनोहाइब्रिड को क्रॉस करते हैं। तो ये कैपिटल टी अगर ये कैपिटल टी को फ्यूज करता है तो क्या होगा? आपका कैपिटल टी होगा, मतलब प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा, टॉल, प्लांट टॉल होगा, बराबर। नाउ ये कैपिटल टी अगर इसको फ्यूज करेगा तो क्या होगा? तो ये कैपिटल टी फ्यूजेस स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट टॉल होगा बट हाइब्रिड, नॉट प्योर, हाइब्रिड, बराबर। नाउ अब ये कैपिटल टी हो गया, बराबर। नाउ ये स्मॉल टी अगर इस कैपिटल टी को फ्यूज करेगा तो क्या होगा? तो ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी को फ्यूज करेगा तो आपका होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसा होगा आपका? प्लांट टॉल होगा बट हाइब्रिड होगा, प्योर नहीं होगा, हाइब्रिड होगा, बराबर। नाउ ये स्मॉल टी अगर इस स्मॉल टी को फ्यूज करेगा तो ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी को फ्यूज करेगा तो आपका स्मॉल टी होगा, आपका स्मॉल टी होगा। मतलब कि प्लांट कैसा होगा? डॉर्फ होगा बट प्योर होगा। तो अब आप देखो इन F2 जनरेशन, तो ये क्या है? आपके जीनोटाइप, बराबर, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? ये टॉल है, ये प्लांट आपका टॉल है, ये भी प्लांट आपका टॉल है, ये प्लांट आपका डॉर्फ है और ये प्लांट आपका टॉल है। F2 जनरेशन। तो मेंडल ने देखा कि जो F2 जनरेशन में 4 प्लांट हो गए आपके, 4 प्लांट में से आउट ऑफ 4 प्लांट्स 3 प्लांट्स वर टॉल। अब देखो ये टॉल है, ये टॉल है और ये टॉल है। मतलब आपने अपने देखा ना कि सेकेंड जनरेशन आपने प्रोड्यूस की, तो सेकेंड जनरेशन में आपने देखा कि समझो कि आपके पास 4 प्लांट आपने उगाए सेकेंड जनरेशन में, तो 4 में से आपने 3 देखा, तो 3 प्लांट तो आपको बड़े बड़े दिखे और 1 प्लांट आपको छोटा दिखा। तो जो आपको दिख रहा है वो क्या है? फेनोटाइप है। जो दिख रहा है दैट इज अ फेनोटाइप। तो आपने देखा 4 प्लांट है भाई मेरे पास, ये 4 प्लांट में से 3 प्लांट तो आपके टॉल है, बड़े बड़े हैं, जिनकी हाइट 100 से 120 सेंटीमीटर है, और 1 प्लांट है आपका छोटा है जिसकी हाइट 45 से 65 सेंटीमीटर है। बीच वाले तो हाइट वाला कोई होगा ही नहीं। तो फेनोटाइपिक रेशियो आपको क्या मिला? फेनोटाइपिक रेशियो आपको क्या मिला F2 जनरेशन में? 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट आपका डॉर्फ है।
तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो, F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? तो फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो आपका क्या होगा? तो अब देखो ना, 4 प्लांट में से 3 प्लांट टॉल है और 1 प्लांट डॉर्फ है. सो दैट इज अ 3:1, 3:1. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम. ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर पूछा ही जाएगा कि व्हाट इज फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट. बराबर, तो दैट इज अ 3:1. नाउ 3:1. अब आप देखते हो कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा. व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो? जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं. व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो? तो आप देखो जीनोटाइपिक रेशियो में आप देखोगे ना, तो ये जो प्लांट टॉल है ना, टॉल ये है तो टॉल बट प्योर है, प्योर टॉल, हाइब्रिड नहीं है. दोनों कैपिटल टी है, मतलब जिसको हम बोलेंगे प्योर टॉल. तो एक प्लांट आपका प्योर टॉल है. सो प्योर टॉल वो कितना है? 1. नाउ 2 प्लांट भी आपके टॉल है. आप देखते हो ना, आपके पास 4 प्लांट पड़े हुए, उसमें से 4 में से 3 प्लांट टॉल है, बट एक जो प्लांट टॉल है ना, उसके अंदर वो प्योर है, मतलब कैपिटल टी है. बराबर, कैपिटल टी. बाकी के 2 प्लांट भी आपके टॉल है. देखो ये 2 टॉल है, बट देवर हाइब्रिड, वो हाइब्रिड थे. हाइब्रिड मतलब मिक्स. ये कैपिटल टी कहां से आया? इसमें से आया. बराबर, मतलब ये कैपिटल टी कहां से आया? बराबर, तो इस प्लांट में से आया. और ये स्मॉल टी कहां से है? इस प्लांट में से आया. तो मतलब दोनों के कैरेक्टर मिक्स. यहां पे भी वैसा ही है. तो 2 प्लांट आपको टॉल है, बट हाइब्रिड टॉल, मतलब प्योर टॉल नहीं, हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल. तो वो कितने हैं? 2. और एक प्लांट आप देखोगे ना, जो डॉर्फ है, छोटा है, बट वो प्योर है. देखो स्मॉल टी प्योर है, मतलब हाइब्रिड है, मिक्स नहीं है, प्योर है. तो एक प्लांट आपका प्योर डॉर्फ, वन. तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए नीट की एग्जाम के लिए. ये तो क्वेश्चन आता ही है आपका नीट की एग्जाम में कि F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक रेशियो होगा आपका 3:1. आप इवन आपकी NCERT बुक्स में भी लिख सकते हो. आपके जो पेज नंबर दिया हुआ है उसमें आप लिख सकते हो. बराबर. सो फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज अ 3:1 बिकॉज 3 प्लांट टॉल है, 1 प्लांट डॉर्फ है. जीनोटाइपिक रेशियो in F2 generation in Mendel's monohybrid cross that is a 1:3 1:2:1. इसको आगे पीछे नहीं करना है, यही रखना है 1:2:1. मतलब एक प्लांट आपका टॉल है, प्योर टॉल है, 2 प्लांट आपको हाइब्रिड टॉल है और 1 प्लांट आपका प्योर डॉर्फ है. तो ये जो हमने देखा, ये हमने देखा मेंडेल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ मेंडेल मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद मेंडेल ने कुछ कंक्लूजन निकाले थे, मतलब कि कुछ ऑब्जर्वेशन किया मेंडेल ने, जो आपको जानना बहुत जरूरी है. जस्ट मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि मेंडेल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो कुछ कंक्लूजन निकाला था. वो कंक्लूजन क्या था जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. तो वो कंक्लूजन था, मतलब जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, रिजल्ट ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो फर्स्ट रिजल्ट ये था. अब देखो कि इन F1 जनरेशन में मेंडेल ने ये देखा कि ऑल प्रोजेनी रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट्स. सारे जो प्रोजेनी थे ना वो किसी एक ही पेरेंट जैसे दिखते थे. ये मेंडेल ने एक्सपेरिमेंट निकाला था, मतलब सॉरी रिजल्ट निकाला था. ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया. मींस के
इन F1 जनरेशन ऑल प्रोजेनी वर रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट्स, किसी एक ही पेरेंट जैसे दिखते थे, दोनों पेरेंट जैसे नहीं। ऑलवेज, इवन मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। बराबर। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर, कि क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्या मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था तो इन F1 जनरेशन सारे प्रोजेनी सेम दिखते थे? यस, बराबर, मींस के ऑल प्रोजेनी वर रिजेंबल टू सिंगल पेरेंट। सेकेंड रिजल्ट उन्होंने क्या निकाला था? व्हाट इज सेकेंड रिजल्ट? तो सेकेंड रिजल्ट ये निकाला था कि इट डज नॉट मैटर विच पेरेंट्स प्रोवाइड्स मेल गेमेट्स एंड विच पेरेंट्स प्रोवाइड फीमेल गेमेट्स। ये मैटर नहीं करता था, बराबर, कि मैटर ये नहीं करता था कि कौन सा जो पेरेंट्स है ना वो मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। समझो कि ये जो टॉल है इसका हमने फीमेल गेमेट्स लिया था यहाँ पे, और ये जो डॉर्फ था उसका हमने मेल गेमेट्स लिया था। मतलब इसके पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा के ऊपर हमने डाला था और हमको ये रिजल्ट मिला था। अगर हम इसका उल्टा करते, जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसिस, तो अगर हम उल्टा करते, हम करते क्या है, हमने इसका फीमेल गेमेट्स लिया था, उसकी जगह पे हम इसका मेल गेमेट्स लेते हैं। मतलब इसके पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा के ऊपर डालते हैं, मतलब इसका मेल गेमेट्स और इसका फीमेल गेमेट्स, तो हमको रिजल्ट डिफरेंस मिलता था? नहीं, सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होता था, सेम रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि द रेसिप्रोकल क्रॉसिस प्रोड्यूस सिमिलर F1 रिजल्ट या तो सिमिलर F1 प्लांट्स? यस, राइट, कि रेसिप्रोकल क्रॉसिस प्रोड्यूस सिमिलर F1 रिजल्ट। जो रेसिप्रोकल होंगे वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, चाहे मेल गेमेट्स इसका लो, चाहे फीमेल गेमेट्स इसका लो, या इसका मेल गेमेट्स लो, इसका फीमेल गेमेट्स लो, रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। ये भी मेंडल ने कंक्लूजन निकाला था। दूसरा ये था कि बोथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट एपियर इन F2 प्लांट्स। अब देखो F1 प्लांट में तो सिर्फ एक ही ट्रेड्स आपको दिखता था, मतलब एक ही ट्रेड, सारे प्लांट टॉल थे। बट मेंडल ने ये देखा कि इन F2 जनरेशन सो ऑल कॉन्ट्रास्टिंग या तो बोथ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एपियर इन F2 जनरेशन में दोनों तरह के प्लांट हो रहे थे, टॉल भी हो रहे थे एंड डॉर्फ भी हो रहे थे। टॉल प्लांट भी प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब कि 4 प्लांट में से 3 प्लांट आपके टॉल थे और 1 प्लांट आपका डॉर्फ था। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी प्लांट डॉर्फ नहीं था, बट दे कैरी, इसके जीन्स ये लोग कैरी कर रहे थे। तो ये भी मेंडल ने रिजल्ट निकाला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। दूसरा कि द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर एक्सप्रेस इन F1 प्लांट appears in a 3/4 of a F2 plant, express in a 3/4 of a F2 plants। मतलब आप देखो कि इन F1 प्लांट में, इन F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर टॉल, बट F2 जनरेशन में इसका 3/4 हो रहा था, मतलब 4 में से 3। तो जो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिख रहे थे वो F2 जनरेशन में 3/4 रिजल्ट आ रहा था, मतलब 3 प्लांट टॉल थे, सारे नहीं, 4 और 4 नहीं, यहाँ पे 4 और 4 टॉल थे, जबकि सेकेंड जनरेशन में 4 में से 3। मतलब जो F1 जनरेशन में जो होता था, अगर समझो कि यहाँ पे डॉर्फ होते ना, समझो F1 में अगर चारों प्लांट डॉर्फ होते तो F2 जनरेशन में 3 प्लांट आपके डॉर्फ होते, ये भी याद रखना है, ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बराबर। नाउ अब कंक्लूजन क्या निकाला था मेंडल ने? कंक्लूजन क्या निकाला था? तो मेंडल ने ये देखा था कि जो गेमेट्स होते हैं, गेमेट्स ब्रिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, जो गेमेट्स होते हैं ना वो पेरेंट्स में से कुछ चीज लेके जाते हैं, एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये जो प्लांट टॉल हो गए या तो ये जो प्लांट डॉर्फ हो गए, तो इसका ये कहां से हमने बनाए, कहां से ये प्लांट को? गेमेट्स में से बनाए। मतलब कि जो गेमेट्स होता है ना,
वो कुछ ऐसी चीज को लेके जाता है पेरेंट्स से, और ये जो चीज होती है बराबर, मतलब ये जो पार्टिकल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स। तो जो कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कौन कैरी कर रहा है, हम ये प्लांट जो ग्रो कर रहे हैं ना, तो वो तो हम सीड में से कर रहे हैं, मतलब गेमेट्स में से कर रहे हैं, बराबर, गेमेट्स में से कर रहे हैं। तो मतलब कि मेंडल ने देखा कि जो गेमेट्स होते हैं तो दे कैरी समथिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, मतलब समथिंग, सो दैट समथिंग इज अ पार्टिकल्स, so that something particles carry from the parents which is responsible for the inheritance of a characters। so उस something को उन्होंने नाम दिया था factor, that something को उन्होंने नाम दिया था factor, please remember factor। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स। तो जैसे कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स कि मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1856 एंड ही कंप्लीटेड हिज एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1865। सो इन 1866 मेंडल हैड अनाउंस्ड दैट कि हेरिडिटी वाज कंट्रोल्ड बाय द पार्टिकल विच इज नोन एज अ फैक्टर्स, विच इज नोन एज अ फैक्टर। तो मेंडल ने 1866 में ये अनाउंस किया था कि जो हेरिडिटी होती है वो कोई पार्टिकल होता है जो कंट्रोल करता है, और उस पार्टिकल को मेंडल ने बोला था फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स। क्योंकि जब मेंडल ने मेंडल ने ये पार्टिकल को देखा नहीं था, मतलब क्या है जीन्स क्या होता है वो देखा नहीं था, क्योंकि तब जीन्स था ही नहीं, जीन्स वर्ड्स ही नहीं था, क्रोमोसोम भी किसी को मालूम नहीं था। अब जो मेंडल का ये जो फैक्टर है इसको जीन्स नाम किसने दिया था, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो वो जीन्स नाम दिया था एक डेनिस बायोलॉजिस्ट थे, सॉरी बॉटेनिस्ट थे, डेनिस बॉटेनिस्ट थे, जॉनसेन यूज द टर्म जीन्स फॉर मेंडल्स यूनिट फैक्टर्स। सो आपको याद रखना है कि मेंडल का जो यूनिट फैक्टर्स है उसको जीन्स बोला जाता है। अभी हम उसको जीन्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हेरिडिटी के लिए जो मतलब कि जो मेरे कैरेक्टर है तो मेरे बच्चे में आएंगे, या मेरे अंदर जो कैरेक्टर है वो मेरे पापा के कैरेक्टर होंगे, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन है जो ये कैरेक्टर को मेरे फादर में से मेरे में और मेरे में से मेरे सन में ट्रांसफर कर रहा है, वो है जीन्स, जिसको मेंडल ने पहले क्या बोला था, फैक्टर्स, जिसको बोलते हैं मेंडेलियन फैक्टर्स। तो जीन्स वर्ड्स यूज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर अ मेंडेलियन फैक्टर किसने यूज किया था, तो एक डेनिस बॉटेनिस्ट थे, जोनेसेंस। तो जोनेसेंस गिव टर्म जीन्स फॉर मेंडेलियन फैक्टर। सो ये भी क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछा जाता है, नीट की एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नाउ तो ये तो हमने देखा कंक्लूजन, मेंडल ने क्या क्या कंक्लूजन निकाला था वो। नाउ अब जो हम देखते हैं तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब कि मोनोहाइब्रिड किया था, एक साथ सिंगल कैरेक्टर को, बराबर, देन एक साथ दो कैरेक्टर को जिसको हम बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, और एक साथ तीन कैरेक्टर को जिसको हम बोलते हैं ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया था तो इसके बाद मेंडल ने हेरिडिटी लॉ बनाया था, हेरिडिटी लॉ। तो हेरिडिटी लॉ में मेंडल ने फर्स्ट जो लॉ बनाया था वो था लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। सो मेंडल ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना लॉ बनाया था जिसको हम बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी। सो मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी में जो उनका फर्स्ट लॉ था दैट इज अ लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स। सो नाउ ये क्वेश्चन भी आपको नीट में पूछा जाता है कि मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर स्टेट्स क्या समझाता है, मेंडल का जो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर है ये आपको क्या समझाता है। तो हम यहां पे देखते हैं, तो मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर विच इज ऑल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। सो मेंडल्स लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर स्टेट्स दैट वेरियस हेरिडिटरी कैरेक्टर्स
अलग अलग जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो वेरियस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। सो मेंडल का ये जो लॉ था, लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर्स, इट स्टेट्स दैट कि वेरियस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स। जो हमारे अंदर जो अलग अलग जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अगर हम समझो कि जो पी प्लांट के जो अलग अलग कैरेक्टर है, जैसे हाइट ऑफ द स्टेम है, देन कलर ऑफ द पोड है, बराबर। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो अलग अलग कैरेक्टर है, इसको कौन कंट्रोल करता है? तो फैक्टर्स। एंड देर आर पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर्स। और मेंडल ने ये भी बताया था इसी लॉ के अंदर के लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर में मेंडल ने ये बताया था कि जो वेरियस हेरिडेटरी कैरेक्टर्स है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर्स एंड दीज फैक्टर्स आर इन अ पेयर। ये जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। इन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे अंदर मतलब सेक्स क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा, इसके लिए दो फैक्टर है, बराबर। इसके लिए दो फैक्टर है। जैसे आप देखते हो XX या तो XY, ये दो फैक्टर है, ये दो फैक्टर है। तो मेंडल का जो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर है आपको यही बताता है। आई अगेन रिपीट द लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर। सो मेंडल लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर स्टेट्स दैट various hereditary characters are controlled by the factors and there are a pair of factor for each character in an individual। individual में हर एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। ओके, नाउ सेकेंड जो इनका लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस याद रखना है कि ये जो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर से, ये जो लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर से आगे जाके इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं किया गया था, क्योंकि अभी हम जानते हैं, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बराबर, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कुछ हमारे ऐसे भी कैरेक्टर है जिसको एक जीन्स कंट्रोल नहीं करता, एक से ज्यादा जीन्स कंट्रोल करते हैं। सो there are some character which are controlled by more than one factors, more than two factors, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर कंट्रोल करते हैं। इसके लिए लॉ ऑफ यूनिट फैक्टर इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, हर बार ये सही नहीं होता है। सेकेंड जो लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बताता था? तो जो मेंडल का जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ हेरिडिटी का जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस दैट वन फैक्टर इन अ पेयर में एक्सप्रेस इटसेल्फ। मतलब मेंडल ने क्या बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं, सो देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर, ये जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे कि आप देखते हो कैपिटल T एंड स्मॉल t, बराबर। सो वन फैक्टर इन अ पेयर ऑफ फैक्टर, वन फैक्टर इन अ पेयर ऑफ फैक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर फैक्टर्स एंड सप्रेस द अदर फैक्टर्स। मतलब ये जो कैपिटल T है ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे वो स्मॉल t हो या ना हो। आप देखो यहाँ पे स्मॉल t नहीं है, फिर भी जो कैपिटल T है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, बराबर। यहाँ पे आप देखोगे स्मॉल t है, फिर भी जो जो कैपिटल स्मॉल t है, फिर भी आप देखोगे जो कैपिटल T है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और जो स्मॉल t, क्योंकि जो कैपिटल T स्मॉल t होगा तो प्लांट कैसा होगा आपका? टॉल होगा, प्लांट आपका टॉल होगा, बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इन दिस सिचुएशन दो फैक्टर है आपके पास, एक कैपिटल T स्मॉल t। तो ये जो कैपिटल T है, सो कैपिटल T एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसके लिए तो प्लांट टॉल हो रहा है ना, एंड सप्रेस द अदर फैक्टर। और ये जो स्मॉल t है ना उसको दबा देता है, उसको दबा देता है। तो जो फैक्टर, मतलब कि अ फैक्टर इन अ पेयर ऑफ फैक्टर्स विच एक्सप्रेस इटसेल्फ in presence or absence of other factors
एंड सप्रेस द अदर फैक्टर्स, तो उस फैक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर्स, उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। तो यहां पे आप देखोगे ना कैपिटल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी आपका डोमिनेंट है। रिसेसिव फैक्टर क्या होता है? रिसेसिव फैक्टर मतलब कि अ फैक्टर which can express itself in the absence of other factors, other factor। अब देखो ये स्मॉल टी है, तो यहाँ पे कैपिटल टी, अब स्मॉल टी होगा ना, तो प्लांट कैसा होगा आपका? डॉर्फ होगा, डॉर्फ। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो स्मॉल टी है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी नहीं है, कैपिटल टी नहीं है। तो a factor which express itself in the absence of other factors is called a recessive factors। सो जो मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो ये समझाता है कि डोमिनेंट फैक्टर कौन है और रिसेसिव फैक्टर कौन है। नाउ अब दूसरा ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था? नो, बराबर। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं था। नाउ थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, थर्ड लॉ की हम बात करते हैं, लास्ट जो है आपका वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो थर्ड लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बराबर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या समझाता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या समझाता है? सो द फैक्टर ऑफ ईच कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी या तो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। सो फैक्टर्स फॉर ईच कैरेक्टर्स, जो हर एक कैरेक्टर के लिए देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर, ये आपको याद रखना है, दिमाग में याद रख देना है। सो देयर इज अ पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर इन एन इंडिविजुअल। सो द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट होता है तब ये जो पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं ये एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट। सो द फैक्टर्स ऑफ ईच कैरेक्टर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है। अब देखो तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे हम देखते हैं ये कैपिटल टी, या तो मैं यहां पे ही समझा देता हूं, तो ये कैपिटल टी दोनों फैक्टर्स है एक कैरेक्टर के लिए, हाइट के लिए, ये दोनों जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो ये कैपिटल टी एक गैमेट्स के अंदर जाता है, ये कैपिटल टी दूसरे गैमेट्स के अंदर जाता है। या तो कैपिटल टी स्मॉल टी देखोगे तो ये कैपिटल टी एक गैमेट्स के अंदर जाएगा, ये स्मॉल टी दूसरे गैमेट्स के अंदर जाएगा, बराबर। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ईच गैमेट्स रिसीव ओनली वन फैक्टर्स। ये आपका गैमेट्स है, ये गैमेट्स के अंदर एक ही फैक्टर है कैपिटल टी, ये आपका गैमेट्स है, ईच गैमेट्स के अंदर एक ही फैक्टर है स्मॉल टी, स्मॉल टी मतलब कि ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर एंड इज ऑलवेज प्योर, और ये आपका ऑलवेज प्योर होगा। यहां पे ओनली कैपिटल टी है, यहां पे ओनली स्मॉल टी है, ओनली स्मॉल टी है, बराबर। तो जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी। सो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच लॉ ऑफ मेंडल्स एक्सप्रेस लॉ ऑफ प्योरिटी। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन रिप्रेजेंट लॉ ऑफ प्योरिटी, गैमेट प्योरिटी। मतलब जो गैमेट्स होते हैं ना वो ऑलवेज आपके प्योर होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं दे आर ऑलवेज प्योर। सो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस की। वो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। सो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए,
दैट इज माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, बराबर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय अपकमिंग वीडियो लेक्चर। सो पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू।